हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की, और यहाँ पर हम अपने PYQs को भी सॉल्व करते हैं, साथ में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो नए कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं पिछले लास्ट ईयर्स में, उनको भी हमने यहाँ डिस्कस किया है, और साथ में यूनिट वाइज डिस्कशन भी आपका हुआ है। तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, आपके लिए हेल्पफुल होंगी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। और अभी जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसमें ये है आपकी क्लास 7। इसमें हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, करंट अफेयर आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से भी पूछे जाते हैं, और हायर एजुकेशन से, ICT से, और अब रिसर्च से भी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनकी प्लेलिस्ट आपको अपडेट करके दे दी गई है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। 500 क्वेश्चन सीरीज़ की उसको अलग सेक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पेपर 1 के लिए जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट हैं आप सब वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक है, यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट पूरी यूनिट आपको कवर करवाई गई है, और यहाँ पर हम करंट अफेयर के सेक्शन को भी अलग से उसको अपडेट कर दिया है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसमें सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सारे चीज़ें करवाई गई हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कई बार आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम की तरफ से आपको मिल जाता है, और वहीं पर इम्पॉर्टेंट जितनी भी PDF हैं वो मैंने दे दी हैं आपको। ठीक है, और आप जितनी भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ वहाँ पर डिस्कस करनी होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी देती हूँ, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए COP28 है ना, यहाँ से एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी की ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो COP28 है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 की है ना। तो हाल ही में दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था? UAE दुबई में। ठीक है, और आधिकारिक रूप से ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेम में कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके पक्षकारों के सम्मेलन का ये कौन सा सेशन था? तो 28वां। ठीक है ना, तो ये 28वां सेशन था, इसीलिए इसको COP28 कहा गया। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये थोड़ा पता होना चाहिए, और इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या था। तो COP28 के आयोजन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, ठीक है, तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में है ना, तो ये जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उनको यहाँ पे एड्रेस करता है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना, जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। ठीक है, तो जितने भी फंडिंग की व्यवस्था होगी वो भी ये करेगा, और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना। ये सम्मेलन देशों को जलवायु स्थिरीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित करने, देखिए यहाँ पे ये टारगेट ओरिएंटेड है, और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रतिबद्धता करने के लिए एक साझा मंच। मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या है? एक डिस्कशन फोरम, मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर कंट्रीज टू सेट टारगेट सेट करने के लिए। किसके लिए? क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन, मतलब जलवायु परिवर्तन से जो भी मतलब उसमें वेरिएशन आते हैं उनको स्थिर करने के लिए, और बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए, और इस तरह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से जितनी भी चीज़ें हैं ये एक मंच होगा जिस पर सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। COP28 की जलवायु संकट से निपटने और पेरिस समझौते में, तो यहाँ पर ये जितने भी चीज़ें थी इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही थी, है ना। तो यहाँ पर जलवायु संकट जो आपका एनवायरमेंटल क्राइसिस है, इनसे निपटने के लिए ही यहाँ पर COP28 को बनाया गया। उसके बाद देखिए इससे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी, ऐसे तो देखिए COP28 की न्यूज़ बहुत बड़ी है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ये बहुत बड़ी है। ये मैंने अलग अलग न्यूज़ की जो करंट अफेयर्स की बुक्स हैं उनसे देखा, तो जिसमें आपकी घटना चक्र है, क्रॉनिकल है, तो इस तरह से मैंने अलग अलग सोर्सेज में देखा, जिसमें आपका बहुत बड़ा लेख है, क्योंकि रिसेंट की घटना है, लेकिन आपके एग्जाम में इतनी चीज़ें क्या क्या पूछी जा सकती हैं वो मैंने यहाँ पे लिए। तो देखिए इसमें COP28 में भारत की कितनी एक्टिविटी थी,
तो देखिए एक ये इनिशिएटिव है, कौन सा है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, हरित ऋण पहल। इसमें क्या था, COP28 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया और ये पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ग्रीन क्रेडिट पहल है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी एनवायरनमेंट को ही महत्ता दी जा रही है। फिर है दूसरी जो पहल है, क्या है, ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ, ठीक है। तो एक हो गया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और दूसरा है ग्रीन राइजिंग पहल। यूनिसेफ एवं जनरेशन एवं अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से दुबई में ही था COP28 है ना। तो इसी के दौरान ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है, विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदारी, मतलब अपने पार्टिसिपेशन करना, अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें पार्टिसिपेशन की बात की गई है यूथ के लिए, ठीक है, युवाओं के लिए। तो ये है ग्रीन राइजिंग पहल। थोड़ा ये इनिशिएटिव है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और किस पहल के अंतर्गत, तो COP28 के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ये था क्या, तो मोदी जी के द्वारा ही चलाया गया है और मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को क्या है, एक एनर्जी एंड इंडिपेंडेंट, ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक है। जिसमें आपकी पेट्रोलियम या जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में जो ग्रीन हाइड्रोजन है एक एक्टिव रोल निभाएगा, ठीक है। और लक्ष्य क्या रखा है, मतलब देखिए पहला लक्ष्य तो यही है कि 2047 तक भारत को एनर्जी के मामले में किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है, पहली बात। और इसमें जो भी पेट्रोलियम और फॉसिल्स के आधार पे जो भी मतलब यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव के रूप में हरित हाइड्रोजन को ही यहाँ पर लिया जाएगा एक एक्टिव एजेंट के रूप में, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लक्ष्य है, भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो ये जो टारगेट होते हैं ना, लक्ष्य निर्धारित जो भी पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सवाल में पूछे जाते हैं UGC नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो 2070 तक नेट जीरो वो इमिशन हासिल करने का लक्ष्य, मतलब पोल्यूशन को कम से कम, मतलब पूरा ही नलीफाई कर दिया जाए, ऐसी जो है यहाँ पर पहल की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत और क्या है, ये जनवरी की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर 4 जनवरी 2023 को मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। अब इसमें मिशन से वर्ष 2030 तक 2030 तक कौन कौन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं इसके, तो देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए एक्सपेक्टेशन में कौन कौन सी है, इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में देखिए। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध जो एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, ठीक है। तो आपका ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी का विकास 5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। अब देखिए 8 लाख करोड़ से रुपए से अधिक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, 6 लाख से अधिक रोजगार की भी बात की गई है और कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी, ठीक है। और उसके बाद वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी संभावित लक्ष्य रखे गए हैं, क्या क्या चीज़ें एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या हैं, ये ज़्यादा पता होना चाहिए। राष्ट्रीय, मतलब कोई भी चीज़ चलाई जा रही है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ठीक है। और डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी, ठीक है। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास, ये देखिए इंग्लिश में भी है यहाँ पर, है ना। तो इसमें देखिए क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी भी बात की है। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना और रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर और अनुसंधान, देखिए रिसर्च और डेवलपमेंट परियोजनाओं का विकास करना। तो इसलिए जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके उद्देश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पूरे पता होना चाहिए। और अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड को भी यहाँ पर
अधिसूचित किया है। इसमें क्या है, भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन किया है, तो इस परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस आधारित और बायोमास आधारित दोनों प्रकार की हाइड्रोजन उत्पादन विधियों को शामिल किया है। ठीक है, भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक CO2 का उत्सर्जन ना होता हो। ये इसका स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रूप से इसको डिफाइन किया है वो यही है कि प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक CO2 का उत्सर्जन ना होता हो, मतलब कम से कम CO2 जो है एमिशन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अगली रिपोर्ट है वो क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। ये चीज़ें क्या है कि करंट की न्यूज़ हैं और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, आपकी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जब ये इसीलिए मैं आपको पूरे इसका जो है पूरा डिटेल देती हूँ ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको पता लगे। अगर मैं 1 लाइनर में करवा दूँ ये क्या होता है तो उससे तो आपका पूरा नहीं होगा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा हम इसके डिटेल में पढ़ते हैं। अब आई है दूसरी रिपोर्ट, क्या, स्वच्छ सर्वेक्षण। ये जनवरी 2024 में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आए। अब इस परिणाम में जो 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार जो इसकी पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर 1 लाख से अधिक, तो इसमें 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया। ठीक है, तो इंदौर ही फिर से 7वीं बार भी बना है और इस वर्ष इंदौर के साथ साथ गुजरात को भी प्रथम रैंक प्रदान की है। अब मान लीजिए स्टेटमेंट में आपसे पूछ लिया जाए कि इंदौर के साथ साथ किस राज्य को जो है यहाँ पर प्रथम रैंक मिली है, तो गुजरात, सूरत। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 10 शहरों की रैंकिंग देख लीजिए जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे इंदौर है MP में, सूरत है ना, इसको भी पहले नंबर पे मिली है, नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, भोपाल, विजयवाड़ा है ना, नई दिल्ली। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इसमें कुछ चीज़ें जानने की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान 2024 हेतु स्वच्छ भारत के एंथम का भी विमोचन किया गया, स्वच्छ भारत मिशन के गीत का। इस गीत का शीर्षक क्या है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, याद रहेगा। और इस गीत के गायक कौन है, कैलाश खेर जी। ठीक है, तो ये 2023 के समारोह में 2024 के लिए इस एंथम का यहाँ पर विमोचन किया गया है। नेक्स्ट आप देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और देखिए, अब तक मैं 6 वीडियोस और दे चुकी हूँ, अगर उन सबको आपने करंट अफेयर में देख लिया तो वहाँ से आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं ना, तो आपको पता हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। अभी करंट में जनरल अवेयरनेस हमारी क्या क्या कहती है, हमें कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, करंट वाली, है ना। और यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों ने देखा है उस वीडियो को, अभी मैंने कल ही दी है, आप लोग टेलीग्राम पे भी देख लीजिएगा या सर्च करिएगा, तो उसमें आपको हायर एजुकेशन में जितने आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अंदर से सवाल बनते हैं वो मैंने कल वीडियो दी है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की भारत में शिक्षा की स्थिति क्या थी, कौन कौन से ऐसे मतलब यहाँ पर समितियाँ बनी, कौन से आयोग बने, स्वतंत्रता से पहले की बात है। ठीक है, कहाँ से सवाल बनते हैं, किसका नाम बदल गया है ना, किस कॉलेज का नाम किस यूनिवर्सिटी में बदला गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को, मुझे बहुत टाइम भी लगा उस वीडियो को बनाने में, लेकिन आप लोग उसको ज़रूर देखें, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सारे सवाल अगर आप उस वीडियो को देख के फिर 2023 के सवाल करिए, सब चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितना भी कंटेंट मिलेगा वो सारा हेल्पफुल ही मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब तो यहाँ पर देखिए, इस योजना को 17 सितंबर को क्या होती है, विश्वकर्मा पूजा होती है ना, जिसमें सारे कारीगर लोग जितने भी होते हैं, तो ये सब लोग वहाँ पर अपने औजारों की पूजा करते हैं। तो इस अवसर पे नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। अब देखिए, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि इसमें जो स्किल बेस्ड लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी कलाएँ हैं, कौन सी ऐसी मतलब कलात्मकता है जिनको यहाँ पर लिया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो इसमें देखिए, इन्होंने अपने जन्मदिन के 77वें मतलब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर की एक योजना है विश्वकर्मा योजना, केंद्रीय क्षेत्र की। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। फंडिंग कहाँ से होगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। कितना है वह, 13,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए ये योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय कौशल विकास, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं इंग्लिश वाले लोग। तो देखिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर, तो देखिए कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से मंत्रालय काम कर रहे हैं, तो कौशल विकास, उद्यमशीलता, वित्त मंत्रालय की वित्तीय एजेंसियां है ना, और ये आपके जितने भी उद्यम मंत्रालय हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम। ठीक है, और इस योजना के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मिनिस्ट्री के रूप में नियुक्त किया है। इसकी टैगलाइन क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना की सम्मान सामर्थ्य समृद्धि, और इसका टाइम पीरियड तो 5 वर्ष है, 2023-24 से 27-28 तक। ठीक है, अब कौन कौन से, देखिए 18 व्यवसायों को शामिल किया है, जिसमें आपका बढ़ई है, नव निर्माता, अस्त्र, लोहार, हथौड़ा, टूल किट है ना, ताला बनाने वाला, इस तरह से जितने भी है ना ये आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ दे दिया है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ पर करंट से संबंधित पूछने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह से आपकी जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं वो ज़रूर देख लीजिए, चाहे आपको भी टीचिंग या रिसर्च के सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, आईसीटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एब्रीविएशन, सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं, और आपकी सुविधा के लिए आप प्लेलिस्ट में भी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। ठीक है, तो आप वहाँ देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।